सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि द ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन से संबंधित है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी द्रव्य तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य क्या अंतर है। देखिए, अब तक हम जो लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उसमें हमने मैटर वेव्स के संबंध में कई सारी बातें की हैं, जिसमें हमने इक्वेशन की बात की, डी ब्रोगली समीकरण की बात की। वो क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये जो पी है ये क्या है? संवेग या मोमेंटम है। तो पी की जगह पर हम एम इंटू वी लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये इक्वेशन हमने डराइव की। तो हमने यहाँ पे ये जाना है कि मैटर्स जो होते हैं, जो द्रव्य होते हैं, उनके साथ में भी एक तरंग जुड़ी हुई होती है जिसको हम द्रव्य तरंग कहते हैं। और इसको सबसे पहले डी ब्रोगली ने दिया, इसलिए इसे हम डी ब्रोगली मैटर वेव्स भी कहते हैं। तो अब प्रश्न यहाँ ये आते हैं कई बार परीक्षा में कि द्रव्य तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिनके बारे में आप अब इससे पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर वेव्स के बीच में क्या डिफरेंस है, द्रव्य तरंगों में और विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य क्या क्या अंतर है, तो हम सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे, जो कि परीक्षा में काफ़ी बार इस प्रकार के छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। मतलब जो मैटर वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसकी भिन्नता के मुख्य बिंदु निम्न है, मतलब दीज आर द फॉलोइंग आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला है, द्रव्य तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। यानी कि जो मैटर वेव्स होती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी से बहुत कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी कितनी होती है? वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, हम जानते हैं, है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो है वो लाइट से ट्रैवल करती हैं, लेकिन द्रव्य तरंगें जो है उनका वेग जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में काफी कम होता है। एक पॉइंट। दूसरा है, इन्हें शून्य स्थान में विकिरित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मैटर वेव्स हैं वो द्रव्य तरंगें जो हैं वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, उनके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, ये हम जानते हैं। तीसरा डिफरेंस जो है, ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती हैं, अपितु उस कण के साथ संबद्ध होती है। यानी मैटर वेव्स आर नॉट emitted from any particle but they are always associated with an particle। कि द्रव्य तरंगें जो होती हैं वो किसी कण से उत्सर्जित नहीं होती, उसमें से एमिशन नहीं होता उसका, वो उसके साथ में एसोसिएटेड होती हैं। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ में ऐसा नहीं होता, विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी स्थान से ओरिजिनेट होती हैं। फिर चौथा है, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का मान बहुत ही कम होता है। यानी as compared to electromagnetic radiation, the wavelength of matter wave is much less। यानी द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य का मान जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो ये मुख्य रूप से ये डिफरेंस हैं जो कि मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में है, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द ब्रोगली इक्वेशन, द ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। यानी एप्लीकेशन से मतलब है हमारा कि हम द ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक बात आती है, द ब्रोगली समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता परमाणुवीय संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में है। बोर ने अपने परमाणु के मॉडल में जो अभिग्रहित दिए थे उनमें से एक था इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, यानी एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। ब्रोगली ने एक बोर ने अपने जो एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें एक पोस्टुलेट था कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए।
यानी कि इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ये क्या थी? ये बोर की एक पोस्टुलेट थी, यानी बोर सिद्धांत की एक अभिग्रहित यानी पोस्टुलेट था ये। तो इसकी पूर्ति यानी इसकी पुष्टि जो है, इसका वेरिफिकेशन जो है वो de Broglie ने किया। बोर सिद्धांत में तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु de Broglie सिद्धांत के आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। मतलब वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ de Broglie मैटर वेव इक्वेशन। व्हाट वी कैन एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। तो बोर की इस अभिग्रहित को हम इस de Broglie समीकरण के आधार पर कैसे समझाएंगे? तो देखिए, उसके लिए ये बताया है कि माना कि एक इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्ष यानी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है, तो कक्ष में घूमने के लिए उसका एक वृत्तीय पथ है जो कि बोर ने बताया था। तो मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों तरफ एक वृत्तीय कक्ष में पथ में घूम रहा है। तो उसके साथ संबद्ध तरंग को हम निम्न चित्र से दिखा सकते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा वो एक पार्टिकल है, तो उसके साथ में जुड़ी हुई तरंग होगी जो कि उसकी द्रव्य तरंग है। तो उस द्रव्य तरंग के लिए दो प्रकार की संभावनाएं हैं, ए और बी चित्र में उसे दर्शाया गया है। There are two possibilities for the matter wave to exist in a circular path, and A shows कि that wave is in the phase, and the diagram B shows that wave is out of the phase। जो चित्र में A है वो ये बताती है कि जो तरंग है वो कला में निरंतर है, यानी आकृति या कला में निरंतर तरंग जो है वो है। और B जो है चित्र वो ये बताता है बिना कला या आकृति में काटती हुई तरंग, यानी कि जो वेव है वो आउट ऑफ द फेज है। तो आप देख सकते हैं कि अगर वेव को स्टेबल रहना है उस ऑर्बिट में, उस कक्ष में, तो उसके लिए उसे कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसे एक ही फेज में होना चाहिए। तो ए स्थिति जो है वो तभी रह पाएगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्पष्ट है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब वृत्त की परिधि यानी उसका जो सर्कमफेरेंस है उसका मान उस तरंग के तरंग दैर्ध्य का पूर्णांक गुणज हो। देखिए, द वेव कैन रिमेन स्टेबल इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट ओनली व्हेन द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ क्या है? उसकी लैम्डा है। तो 2πr वुड शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। इस वाली जो कॉन्सेप्ट है उसमें केवल एक यही बात है जो हमें समझनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसके चारों तरफ घूमने से उसके कारण एक द्रव्य तरंग उत्पन्न होती है। अब जब द्रव्य तरंग उत्पन्न होगी तो द्रव्य तरंग जो है वो अगर उस कक्ष में स्टेबल रहना चाहती है तो क्या होना चाहिए? उस कक्ष की जो परिधि है उस द्रव्य तरंग के तरंग दैर्ध्य की मल्टीपल में होनी चाहिए। उस कक्ष की जो परिधि है वो परिधि उसके तरंग दैर्ध्य के पूर्णांक गुणज में के बराबर होनी चाहिए। तो 2πr शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ जो लैम्डा है वो क्या है? लैम्डा की वैल्यू हमको पता है h/p यानी h/m × v। तो उस मान को इक्वेशन नंबर 7 से हम इक्वेशन नंबर 7 में जो लैम्डा की वैल्यू है जो कि de Broglie समीकरण के अनुसार है उसको इसमें रखेंगे तो इक्वेशन बनेगी 2πr इज इक्वल टू NH/m × v। और इसको हम जब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा mvr इज इक्वल टू NH/2π। ये इक्वेशन नंबर 8 जो है ये क्या है? ये बोर का पोस्टुलेट है, जो कि बोर ने क्या ही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ जो घूम रहा है उसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है यानी mvr है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 8 को हमने कहाँ से डिराइव किया? हमने इसको डिराइव किया de Broglie इक्वेशन से। तो de Broglie इक्वेशन जो है समीकरण की सहायता से हमने बोर के पोस्टुलेट को वेरीफाई कर दिया। तो यही बात कहलाती है एप्लीकेशन ऑफ de Broglie मैटर वेव इक्वेशन। फिर अब हम नेक्स्ट का तीसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जो Broglie इक्वेशन का है, वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ de Broglie's इक्वेशन। de Broglie के तरंग समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। तो उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे? de Broglie समीकरण के प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमें कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालने होंगे
जिनका प्रायोगिक मान ज्ञात करना संभव हो। यानी कि द ब्रॉगली इक्वेशन को हमको अगर एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है तो हमको कुछ ऐसे पैरामीटर्स निकालने होंगे जिनको हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, जिनको हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम कहते हैं, माना कि एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर ई चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है हमें मालूम है, उसको हमने वी पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया, यानी वी विभव द्वारा उसे त्वरित किया गया। तो क्या होगा, तो इस स्थिति में उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगी, ईवी के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि हमने वी वोल्टेज से एक्सीलरेट किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ईवी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होती कितनी, किसके बराबर है, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो ये दोनों जो है इक्वल इस कंडीशन में हो जाएंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर से प्रदर्शित कर सकते हैं, और यहाँ v जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है, अतः हाफ एम वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ई वी। यहाँ देखिए थोड़ा ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर कट रहा है, तो आप इसको सही लिखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी के बराबर होगा। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2EV अपॉन एम। तो वी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 2EV अपॉन एम, एंड वी वुड बी इक्वल टू अंडरवुड 2EV अपॉन एम। तो यहाँ जो है v की वैल्यू को हमको ज्ञात करना है, तो हमें ये तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ जो है v की वैल्यू को हमने इस जो द ब्रॉगली की इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। द ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। सो वी हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ v डिटरमाइंड फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 9 इंटू दैट द ब्रॉगली इक्वेशन नंबर 6। तो उस इक्वेशन नंबर 6 में जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 10 से डिफाइन करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडरवुड 2v इंटू ई इंटू एम। तो यहाँ h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, v क्या है, कैपिटल V जो दिखाया गया है वो v है वोल्टेज, एक्सेलरेशन का वोल्टेज, यानी वो विभव जिससे इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया है। E क्या है, दिट इज ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इस इक्वेशन नंबर 10 में सारे इसमें जो पैरामीटर्स हैं, इसमें v को छोड़ के वो सभी क्या हैं, एक प्रकार से स्थिरांक हैं या कांस्टेंट्स हैं। समीकरण 10 में सब स्थिरांकों के मान रखने पर इस इक्वेशन नंबर 10 में जितने भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें मालूम है, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जूल में भी याद रखनी है और अर्ग्स में भी याद रखनी है। अर्ग में वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻27 जूल इंटू सेकेंड। फिर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई, क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये हमने ई के स्थान पर रख दिया। फिर m जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो कितना होता है 9.109 इंटू 10⁻31। तो ये वैल्यू रख दी है किलोग्राम में, और मल्टीप्लाइड विद v है। v क्या है, जो एक्सेलरेशन का वोल्टेज है। तो इस इक्वेशन नंबर 10 में हमने सारे कॉन्स्टेंट्स को रखा, तो वैल्यू आती है 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडरवुड v, या v⁻²। ये किस में आ रहा है, ये मीटर्स में आ रहा है। आपको मालूम है कि कोई भी वैल्यू जो 10⁻10 मीटर्स में होती है तो उसको हम इक्विवेलेंट टू एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो ये 12.26 एंगस्ट्रॉम के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन अंडरवुड v, या जिसको हमने लिखा k अपॉन अंडरवुड v के बराबर। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है अथवा किसी आवेशयुक्त कण की तरंगदैर्ध्य त्वरित विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द लैम्डा दैट इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल और द वोल्टेज बाय विच इट इज एक्सेलरेटेड। अर्थात इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य त्वरित विभव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडरवुड ऑफ दैट वोल्टेज बाय विच इट इज एक्सेलरेटेड।
तो उसका जो जिस वोल्टेज से हमने उसको एक्सीलरेट किया उसके अंडर रूट के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से के विभव से त्वरित किया जाए तो V के स्थान पर 100 रखने पर, तो इक्वेशन है 12.26 इंटू 10⁻10 अपॉन 100 अंडर रूट के अंदर, तो क्या होगा, इसकी जगह पे V रेज टू पावर हाफ होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.226 इंटू 10⁻10 मीटर्स या 1.226 इंटू 1.226 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये 1.226 एंगस्ट्रॉम में आएगी। यदि विभव को यानी वोल्टेज जो है उसको हम 10 वोल्ट से 10,000 वोल्ट्स के तक परिवर्तित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान 3.877 एंगस्ट्रॉम से 0.1226 एंगस्ट्रॉम तक परिवर्तित किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि एक्सरे किरणों की तरंग दैर्ध्य इसी ऑर्डर की होती हैं। यानी कि हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम किस वोल्टेज से उसको एक्सीलरेट करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ में जो जुड़ी हुई मैटर वेव्स हैं उसका जो तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है उसकी वो कितनी होगी। तो जब हमने देखा कि हमने 10 वोल्ट से 10,000 वोल्ट के बीच में जब इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया तो उसके साथ में जुड़ी हुई मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू जो है वो 3.887 एंगस्ट्रॉम से 0.1226 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेरी होती है। यानी कि लेम्डा और V के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अंडरवुड वाली और कौन सी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि V की वैल्यू जितनी बढ़ेगी लेम्डा की वैल्यू उतनी कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10 से लेके 10,000 के बीच में जब हम वोल्टेज को वेरी करते हैं तो जो मैटर वेव्स जो हमें निकलती हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो एक्सरेज की वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर रहे हैं तो उसका जो बिहेवियर है वो एक्सरे के जैसा है। तो जैसे एक्सरे बिहेव करती है कि एक्सरे जो है वो किसी सॉलिड क्रिस्टल की सरफेस से जो है उसका डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन जिनको हम जो है एक्सीलरेट करेंगे वो भी अगर किसी सॉलिड मेटल की क्रिस्टल्स की सरफेस पे जाएगी तो उसका भी डिफ्रैक्शन हमें मिलना चाहिए। तो इसी बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हम इस बात को और भी जानते हैं कि एक्सरे किरणों के लिए कोई क्रिस्टलीय ठोस एक विवर्तन ग्रेटिंग यानी एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कार्य करता है। फॉर एनी एक्सरेज सॉलिड क्रिस्टल एक्ट एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यदि द ब्रॉगली का इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के बारे में सिद्धांत बिल्कुल सही है तो किसी क्रिस्टलीय ठोस को एक इलेक्ट्रॉन पुंज के लिए भी विवर्तन ग्रेटिंग की भांति व्यवहार करना चाहिए। कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक तरह से डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उसमें भी जो है सॉलिड क्रिस्टल है उसका जो रोल है वो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह होना चाहिए। ये बात जो है इंपॉर्टेंट है। अतः इसी सिद्धांत को आधार बनाकर डेविसन और जर्मर द्वारा एक विधि दी गई जिसे द ब्रॉगली सिद्धांत का सत्यापन हो जाता है। तो द ब्रॉगली ने क्या किया, डेविसन और जर्मर ने क्या किया, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात जो की गई वो वही बात जो है इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, इलेक्ट्रॉन के पुंज के लिए जो है एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो जिसको हमने वोल्टेज से एक्सेलरेट किया वही कॉन्सेप्ट जो है डेविसन और जर्मर ने इस पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई किया और देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एक सॉलिड क्रिस्टल की सरफेस से वो एक एक्सरे के जैसे डिफ्रैक्ट हो जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे जब हम बात करेंगे डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट के संबंध में। तो डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या है, वो एक तरह से द ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज से एक्सीलरेट, हाई वोल्टेज से एक्सीलरेट करते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा EV = ½ mv² के बेस के ऊपर जो है वो कई बार पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन को 200 वोल्ट से के विभवांतर से त्वरित किया गया, मतलब एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड
by an potential of 200 volts, in that case we have to determine the velocity of the electron. तो क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन करना है। तो हमें v दिया है, कैपिटल V दिया है और स्मॉल v निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला EV इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वाला। तो उसके हिसाब से हम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू हो सकता है अंडरवुड 2EV अपॉन m। यहाँ E क्या है, मास E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल है, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये हमको वैल्यूज दी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है, मास दिया है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और E क्या है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये दोनों अगर हमें नहीं भी दिए हुए तो हमें वैल्यूज इनकी हमेशा याद रखनी है। फिर कहा गया कि इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलरेट किया गया है, जो वोल्टेज है वो कितना है, 200 वोल्ट है। तो 200 की जगह पर हम वोल्ट्स की जगह पर हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसको हमने इसकी यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। 2 इंटू हमने E बराबर लिखा 1.6 × 10⁻19, फिर हमें V की वैल्यू 200 मिली है तो हमने लिखा 200, डिवाइड किया हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31, तो V की वैल्यू आती है 8.386 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से एक 200 वोल्ट के पोटेंशियल, 200 वोल्ट के इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने 200 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सीलरेट किया तो उसके साथ में एसोसिएटेड जो मैटर वेव्स है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 8.386 × 10⁻6 मीटर इंटू सेकेंड जो है हमें मिलती है। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपके सामने आज बात की मैटर वेव्स के संबंध में 3 एस्पेक्ट के बारे में। पहला बात की मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच में क्या डिफरेंस है, चुंबकीय तरंगे और जो है द्रव्य तरंगों के मध्य क्या अंतर है, पहला। दूसरी हम लोगों ने बात की कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है मैटर वेव्स के बारे में, कि जो द ब्रोगली का द्रव्य तरंग सिद्धांत है उसका द ब्रोगली के द्रव्य तरंग सिद्धांत का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रोगली मैटर वेव्स इक्वेशन। और तीसरी बात की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द ब्रोगली मैटर वेव इक्वेशन। उसके अंदर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को बुक्स के बारे में बता दिया गया है और आपको लेक्चर्स भी जो है रेगुलर इंटरवल पे आपके यूट्यूब के ऊपर लोड हो जाएंगे। आप इन्हें अच्छी तरह से देखिए और बुक्स के अंदर जो कंटेंट है उसको पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी हम बीच बीच में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आपका यही कार्य करना है कि आपको जो लेक्चर्स है उसको अच्छी तरह से उसको कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है, और कंटेंट जो है वो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हिंदी में हैं उनके इंग्लिश इक्विवेलेंट भी मैं आपको बोल दूंगा, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।